हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। सेशन स्टार्ट करने से पहले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि 10 मिनट्स का डिले हो गया है। कोई टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से मैं टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाई, बट कोई बात नहीं, हम सेशन अब स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम फंक्शन प्रॉब्लम पार्ट 2 करने वाले हैं। हम पार्ट 1 पहले ही कर चुके हैं कल, जिसमें हमने 12 क्वेश्चंस करे थे। आज हम रिमेनिंग 12 नए करेंगे। अब कल हमने ना थोड़ी थ्योरेटिकल मतलब थोड़ी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस करा था और कोडिंग वाले थोड़े कम करे थे। आज हम ना रिवर्स कर देंगे। आज हम कोडिंग वाले क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा करेंगे और थोड़ी डेफिनेशन वाले कम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग फंक्शन के कोड देखेंगे और ये देखेंगे कि उनका आंसर क्या है। सेशन स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल आप सबको जो भी डाउट आ रहा हो आप चैट में लिख सकते हैं। मैं साइमल्टेनियसली आपके डाउट्स क्लियर करती रहूँगी। ठीक है। हेलो मुस्तफ़ा, हाउ आर यू? ओके, चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और सब हमें ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। चलिए ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा था ये है फंक्शन प्रॉब्लम पार्ट 2, राइट। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक कोड दे रखा है। इस कोड में लिखा है व्हाट विल द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम प्रिंट आउट। ठीक है, मेरे पास पहले ये फंक्शन नंबर 1 है और यहाँ पे मेरे पास ये फंक्शन नंबर 2 है। मतलब मेरे पास दो फंक्शन है। पहला फंक्शन कर रहा है स्क्वायर, पहला फंक्शन कर रहा है स्क्वायर, मतलब जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी वो उसका स्क्वायर निकाल देगा। फिर दूसरा फंक्शन है क्यूब, मतलब जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी वो उसका क्यूब निकाल देगा, मतलब ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्यूब मतलब ए क्यूब। ठीक है, मतलब क्यूब मतलब क्यूब रूट निकाल देगा और स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट निकाल देगा। अब देखिए उन्होंने मेरे को यहाँ पे कॉल दी है, ये है फंक्शन की कॉल। ठीक है, फंक्शन की कॉल में क्या दे रखा है? पहले वो कर रहे हैं ए कॉल कर रहा है स्क्वायर वाले फंक्शन को। ठीक है, ए कॉल कर रहा है स्क्वायर वाले फंक्शन को और ए अपनी वैल्यू बता रहा है 3। तो अगर ए अपनी वैल्यू 3 बता रहा है तो 3 इंटू 3, ये स्क्वायर होता है ना, 3 इंटू 3 सेल्फ मल्टीप्लाई 2 बार होना, 3 इंटू 3 मुझे 9 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है मेरे पास बी, बी स्क्वायर को कॉल कर रहा है। तो अगर बी स्क्वायर को कॉल कर रहा है तो वो हो जाएगा 1 इंटू 1। ठीक है, 1 इंटू 1 मुझे क्या दे देगा? वो मुझे दे देगा दोबारा से 1। अब मैंने कॉल में आर्ग्यूमेंट्स दे रखे थे 3 और 1, उनको यूज करके मैंने वैल्यूज निकाल ली है। अब प्रिंट में यहाँ पे एक तीसरी बार, एक थर्ड टाइम एक और बार फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, इस बार जो फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब निकालना है। ठीक है, क्यूब वाले फंक्शन को कॉल करना है और आर्ग्यूमेंट की क्या वैल्यू है? आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है ए प्लस बी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है ए प्लस बी। ए प्लस बी का क्या मतलब है? ये है मेरा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा 9 प्लस 1, क्योंकि ए और बी की वैल्यू तो हमने ऊपर निकाल ली है। तो 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। तो इसका बेसिकली मतलब हुआ क्यूब निकालो 10 के साथ, मतलब क्यूब को कॉल करो 10 वैल्यू के साथ। तो अब मैं क्यूब निकालूंगी तो हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? 1000। तो मेरा आउटपुट कितना आना चाहिए? मेरा आउटपुट आना चाहिए 1000। ठीक है, एक बार देखते हैं। 100 नहीं होगा, ये तब होता अगर मैं स्क्वायर निकाल रही होती। 1000 तो हमने पहले ही देख लिया, सही ऑप्शन है। 121 तो कहीं से भी नहीं आ रहा है, तो ये गलत है और 4 भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 1000 और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वो कैसे आया है। ठीक है, इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो मैं चैट चेक कर रही हूँ, अगर आप सबको कोई भी डाउट हो तो आप चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से किसी को कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, व्हाट विल बी प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग कोड एग्जीक्यूट। मुझे एक कोड दे रखा है और उन्होंने बोला जब मैं इस कोड को रन मतलब एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा। कोड में क्या लिखा है? कोड में मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, कोड में मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं और वो दो पैरामीटर्स हैं ए और फिर दूसरा पैरामीटर है बी। बी को ऑलरेडी एक वैल्यू दी हुई है जो है 5। ठीक है,
उन्होंने मुझे कहा है बस आपको प्रिंट करनी है ए और बी की वैल्यूज़ को, आपको प्रिंट करना है ए और बी की वैल्यूज़ को। बी की वैल्यू मेरे पास पहले से ही 5 है, मेरे पास अभी तक ए की कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने करा फंक्शन को कॉल, यहाँ मैंने करा फंक्शन को कॉल। फंक्शन को कॉल करते हुए मैंने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दी है, और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या दे रखी है, -3। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि बी को पहले से ही वैल्यू पैरामीटर्स में दी गई है, तो बी के पास जब पहले से ही वैल्यू है, उसको वैल्यू की अब ज़रूरत नहीं है, उसके पास पहले से ही वैल्यू पड़ी हुई है। लेकिन ए के पास कोई वैल्यू नहीं है, ए के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो जो ये आर्ग्यूमेंट वाली -3 की वैल्यू है, ये मिल जाएगी ए को। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी -3, तो यहाँ पे प्रिंट होगा -3। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो प्रिंट होगा -3 5, -3 जो ए की वैल्यू है जो मुझे आर्ग्यूमेंट से मिली है, 5 जो मेरे पैरामीटर की वैल्यू है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो आप सबको कोई डाउट नहीं होगा। अगर इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं। हेलो राहुल, हाउ आर यू। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, राइट। मंडे को हम करने वाले हैं रिकर्जन, ठीक है। रिकर्जन में कोई एमसीक्यूज नहीं करेंगे, रिकर्जन में हम कोड करेंगे, ठीक है। हम मेरे पास 3 प्रॉब्लम्स हैं, हम उन तीनों प्रॉब्लम्स का कोड करेंगे पाइथन में, ठीक है। तो हम रिकर्जन करेंगे, प्रॉपर रिकर्जन, पूरा कोड जीरो से मतलब स्क्रैच से लेके एंड तक लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास 3 प्रॉब्लम्स हैं, हम उनका कोड करेंगे रिकर्जन को यूज करके, ठीक है। रिकर्जन मेथड को यूज करके हमने वो फंक्शंस को यूज करके वो कोड कर रखे हैं, बट प्रोग्राम करेंगे रिकर्जन को यूज करके, ठीक है। तो ये हमारे मंडे का टॉपिक है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हुआ ए और बी की वैल्यू। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, मेरे पास ए और बी की वैल्यू है तो वो ही प्रिंट होंगी, ठीक है। उसके बाद -3, बी, यहाँ पे ये इसलिए गलत है क्योंकि बी की वैल्यू भी तो है ना मेरे पास, ए की वैल्यू दे दी वो सही है, बी की वैल्यू भी तो है ना, तो ये भी गलत हो गया। ऑब्वियसली मेरे पास ए की वैल्यू भी है तो मैं अकेले बी की वैल्यू क्यों प्रिंट कर रही हूँ, गलत हो गया। मैं दोनों की वैल्यूज प्रिंट करूंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं, ठीक है, वरना आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है गेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। मेरे पास एक कोड दे रखा है और मुझे इसका आउटपुट गेस करना है, ठीक है। मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन में एक वेरिएबल है एस और उस एस में लिखा हुआ है आई लव गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे एक और फंक्शन है, यहाँ पे जो ये इसके अंदर बड़े फंक्शन के अंदर एक और छोटा फंक्शन है, इसको मैं बोलती हूँ इनर फंक्शन, राइट। इसको मैं नेस्टेड फंक्शन भी बोल सकती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन को कॉल करा है और यहाँ पे मैंने आउटर फंक्शन मतलब जो फंक्शन बाहर है उसे कॉल करा है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा इसका आउटपुट क्या होगा, ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले डेफ आया, डेफ इग्नोर हो जाएगा, राइट। डेफ इग्नोर हो जाएगा क्योंकि कॉल नहीं लगी हुई। डेफ के अंदर ये सारी लाइनें थी, ये सब इग्नोर हो जाएंगी। मैंने आपको पहले कहा है जब तक कॉल नहीं मिलती फंक्शन रन नहीं होता। तो क्योंकि मुझे कॉल नहीं मिली, मुझे डेफ मिला, तो ये पूरा फंक्शन इग्नोर हो गया। फिर उन्हें यहाँ पे कॉल दिख गई, उन्हें F1 की कॉल दिख गई। जैसे ही उन्हें F1 की कॉल दिखेगी तो वो क्या करेंगे, वो इस फंक्शन के पास जाएंगे। तब वो क्या करेंगे, कॉल की वजह से वो अब इस फंक्शन में जाएंगे, ठीक है। फंक्शन में गए, उन्हें s की वैल्यू मिल गई, ठीक है। उनको पता है s की वैल्यू क्या है। उनको एक और फंक्शन दिखा, अब वो इस फंक्शन को इग्नोर कर देगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन की जब तक कॉल नहीं मिलती हम फंक्शन को रन नहीं करते। s के बाद वो सीधा जाएगा इस लाइन पे जहाँ पे उसे कॉल मिल गई। अब उसे कॉल मिल गई तो अब वो उस फंक्शन में जाएगा। जब कॉल मिल गई वो उस फंक्शन में जाएगा और जैसे ही हम लोग उस फंक्शन में जाएंगे हम देखेंगे कि हमें वो कह रहे हैं कि प्रिंट करो एस को। एस की वैल्यू मुझे पहले ही मिल गई थी, अब मुझे बस कहा जा रहा है कि एस की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आई लव गीक्स फॉर गीक्स प्रिंट हो जाएगा। देखिए, टाइप एरर नहीं है, नेम एरर नहीं है, कोई आउटपुट क्यों नहीं आएगा, हमारे पास तो वैल्यूज हैं और फंक्शन के कॉल भी करेक्ट है, इसलिए नो आउटपुट गलत है। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। अ फंक्शन दैट इज defined inside another function is known as inner function और nested function। ये तो मैंने आपको बता दिया ना, inner function या nested function। nested functions are able to access variables
ऑफ द इनक्लोजिंग स्कोप, ठीक है। जो भी नेस्टेड फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स होंगे वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। इनर फंक्शंस आर यूज सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग आउटसाइड द फंक्शन। मतलब इनर फंक्शन क्यों बनते हैं कि अगर बाहर वाले जो भी काम हो रहा है वो उससे प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो इसलिए हम इनर फंक्शंस को यूज करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार चैट चेक कर रही हूँ कि अगर आप सबको कोई डाउट है मैं उसको ठीक कर सकूँ। 1 मिनट। वन मिनट 1 मिनट। ओके, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट 1 मिनट। ओके, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, ये हो गया ये, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है डेफ इवन ऑड। यहाँ पे एक फंक्शन है, उसके अंदर मेरे पास एक इफ है जो चेक कर रहा है क्या मेरा x 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल होके क्या मेरा रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे ये मॉड्यूलस का साइन है तो मॉड्यूलस क्या चेक करता है, मॉड्यूलस चेक करता है रिमाइंडर, ठीक है। वो चेक करते हैं रिमाइंडर। तो मैं यहाँ पे क्या चेक कर रही हूँ, इफ मेरा x जब 2 से डिवाइड हुआ जो रिमाइंडर आया, अगर वो रिमाइंडर 0 है तो प्रिंट कर दो कि आपके पास एक इवन नंबर है। एल्स अगर वो 0 नहीं आया तो प्रिंट कर दो कि आपके पास एक ऑड नंबर है, ठीक है। ये तो मेरा पूरा फंक्शन था। फंक्शन को कॉल लग रही है यहाँ पे, और फंक्शन को कॉल लगते हुए यहाँ पे ये है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये है आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को हम लेकर जाएंगे यहाँ पे और x इक्वल टू 3 बन जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 3 बना तो वो यहाँ आएंगे, जब वो यहाँ आएंगे वो चेक करेंगे क्या 3 को जब मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या मेरा रिमाइंडर 0 है। चलो चेक करते हैं। 3 को 2 से डिवाइड करा तो ये 1 से गया, यहाँ 2 आया, 3 2 1, तो यहाँ बचा 1। यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 1, और अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो क्या 1 इक्वल टू 0 है। नहीं, ये तो गलत है, मतलब इफ यहाँ चलेगा ही नहीं, क्योंकि इफ नहीं चला तो चलेगा एल्स, और एल्स में लिखा हुआ है ऑड, और ये नंबर हमें प्रिंट करके दे देगा ऑड। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा ऑड। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो तो आप चैट में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन द प्रोग्राम बाय राइटिंग फंक्शन नेम फॉलोड बाय। उन्होंने लिखा है कि फंक्शन को हम कॉल करते हैं इन द प्रोग्राम बाय राइटिंग फंक्शन का नाम लिखते हैं। देखिए कैसे आता है, पहले डेफ आता है, डेफ के बाद आता है फंक्शन का नाम, राइट। फंक्शन के नाम के बाद अगर आपको याद हो हम ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट्स डालते हैं जिसके अंदर मैं लिखती हूँ पैरामीटर्स अगर कोई है तो फंक्शन के नाम के बाद क्या आता है, फंक्शन के नाम के एग्जैक्टली बाद आता है ये सर्कुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो देखिए क्रॉस नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये आता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फंक्शंस विच डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू इज कॉल्ड। देखिए फंक्शन कई, मैंने आपको कहा दो तरह के फंक्शन होते हैं, राइट। एक जो वैल्यू को रिटर्न करते हैं और एक जो कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करते, राइट। तो अब उन्होंने पूछा है ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। डिफॉल्ट फंक्शन नहीं बोलते, जीरो फंक्शन नहीं बोलते, वॉइड फंक्शन बोलते हैं। वॉइड का क्या मतलब होता है, खाली। अगर हिंदी में बोला जाए इसका मतलब होता है खाली, और हम तो यही बोल रहे हैं ना कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब वो खाली है फंक्शन इस टाइम। तो वॉइड मतलब खाली, विदाउट एनी रिटर्न, तो इसको बोलते हैं विदाउट एनी रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे नल नहीं हो सकता क्योंकि नल का मतलब एम्प्टी टाइप हो जाता है नल का मतलब, तो वो भी नहीं हो सकता। वॉइड मतलब खाली, विदाउट रिटर्न फंक्शन मतलब खाली, तो खाली का मतलब वॉइड, ठीक है। आप ऐसे याद रखिएगा और ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम सिंपल
टू कॉम्प्लेक्स, मतलब इनमें से कौन सा ज़्यादा सिंपल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो मेरे पास यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, जब भी मैं फंक्शन बनाती हूँ तो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, ये उनको रेफर करा जा रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हो गया कि फंक्शन का ऊपर वाली डेफिनेशन और नीचे वाली इंस्ट्रक्शंस दोनों मिलाकर क्या बनती है, ये दोनों मिलाकर बनती है फंक्शंस, ठीक है। फिर आ गया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी होती है जहाँ पे सारे टाइप के बिल्ट इन फंक्शन स्टोर होते हैं, मॉड्यूल स्टोर होते हैं, मतलब सब कुछ जितना भी मतलब पाइथन में जो भी है वो सब लाइब्रेरी में स्टोर होता है, ठीक है। अब मॉड्यूल क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ फंक्शंस, ये होता है ग्रुप ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इजी कौन सी चीज है, यहाँ पे सबसे छोटी है इंस्ट्रक्शंस, राइट। ये तो हो सकते हैं 1 लाइन के हो, 2 लाइन के हो या 3 लाइन के हो, तो सबसे स्मॉल यहाँ पे है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के बाद अगर मैं थोड़ा ज्यादा देखूं कौन कॉम्प्लेक्स हुआ, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया फंक्शन, एक ही फंक्शन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे जब मैं बहुत सारे फंक्शंस को मिला दूंगी तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, वो हो जाता है मॉड्यूल। और मॉड्यूल और फंक्शंस इन सबको मैं कहाँ स्टोर कर रही हूँ, एंड में इन सबको तो मैं लाइब्रेरी में स्टोर कर रही हूँ ना, तो सबसे कॉम्प्लेक्स तो क्या हुई, लाइब्रेरी हुई। देखिए इंस्ट्रक्शंस है सबसे सिंपल, क्योंकि ये हो सकती है 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, एक पूरा फंक्शन सेकंड नंबर पे होता है, ठीक है। मॉड्यूल तो बहुत सारे फंक्शंस को मिलाकर बनता है, तो ऑब्वियसली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ गई। लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स भी है, फंक्शंस भी है, लाइब्रेरी में सब कुछ स्टोर हो रहा है, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी लाइब्रेरी ही हुई। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In a program, a function can be called टाइम्स। ये बहुत इजी है, मैंने जब हमने फंक्शन का टॉपिक पढ़ा था तब भी हमने ये डिस्कस करा था कि कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। अगर मैंने एक बार एक फंक्शन को क्रिएट कर दिया है ना, तो मैं उस फंक्शन को n नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकती हूँ, मतलब मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकती हूँ, जितनी बार भी मेरा मन करे, कोई लिमिट नहीं होती। तो मैं मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकती हूँ या n नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकती हूँ, कोई लिमिट नहीं है। फंक्शंस को मुझे जब जरूरत पड़े, जहां पे भी जरूरत पड़ी, मैं उनको कॉल करके यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 मिनट, कलर बदल लें इसका। ओके, गेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब ये कोड को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग कोड है। यहाँ पे है काउंटर, एक बना रही हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स दे रखे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट अ डिक्शनरी, ठीक है। वो एक डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और डिक्शनरी यहाँ पे खाली है, मतलब एक ब्लैंक डिक्शनरी है। एक और चीज याद रखिएगा, डिक्शनरी में स्टोर होते हैं की और वैल्यू के पेयर। क्या स्टोर होते हैं, की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं, और ये एक पेयर मिलके बनता है 1 आइटम, ये एक पेयर मिलके बनता है 1 आइटम, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा है, ठीक है। फंक्शन में एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर का नाम है कंट्री, ठीक है। यहाँ फंक्शन का पैरामीटर है जिसका नाम है कंट्री। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ इफ वो कंट्री, जो भी कंट्री का नाम है वो मेरे काउंटर में है, काउंटर अभी मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर करा है, ठीक है। अगर वो मेरे काउंटर में है, मतलब अगर वो मेरी डिक्शनरी का हिस्सा है, अगर वो मेरी डिक्शनरी का हिस्सा है, तो काउंटर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो। इसके लिए एक छोटा सा याद कराती हूँ। अगर आपको याद आ रहा हो, ये हमने सेम प्रोग्राम करा था जब मैंने आपको कहा था कि हमें गिनना है कि एक लेटर कितनी बार उस वर्ड में रिपीट हुआ है। ये हमने डिक्शनरी की एक प्रॉब्लम करी थी, अगर आप सबको वो याद हो सकता है याद ना भी हो, नो प्रॉब्लम। इनकेस अगर आपको याद है, हमने डिक्शनरी में ये प्रॉब्लम करी थी, जिसमें हमारा क्वेश्चन था हमें ये बताना है कि एक पर्टिकुलर लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है एक वर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे आया चाइना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे आया चाइना, और चाइना पहले से ही मेरी डिक्शनरी का हिस्सा है, चाइना पहले से ही मेरी डिक्शनरी का हिस्सा है, वो पहले से ही मेरी डिक्शनरी में है, और वो दोबारा आया। तो अगर वो दोबारा आया है तो उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो। देखो अगर वो पहली बार आ चुका था, उसकी वैल्यू 1 थी, अब वो दोबारा आया है, तो दोबारा आने पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 कर दीजिए, तो अब इसकी वैल्यू हो गई 2। मतलब चाइना यहाँ की का रोल प्ले कर रहा है और वैल्यू का रोल ये 2 प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर वो कंट्री काउंटर का हिस्सा है तो +1 कर दीजिए,
एल्स अगर वो मतलब कंट्री पहली बार आई है, मतलब वो की पहली बार आपने देखी है, तो उसको नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अगर वो देखिए, अब जैसे मेरे पास आया इंडिया, ठीक है, मेरे पास आया इंडिया और ये पहली बार आ रहा है, ये इंडिया मेरी डिक्शनरी का हिस्सा नहीं है। अगर ये मेरी डिक्शनरी का हिस्सा नहीं है तो इंडिया को ऐड कीजिए और उसको वैल्यू दीजिए 1, ठीक है, उसको वैल्यू दीजिए 1। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे कॉल करे, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल करा है। सबसे पहले चाइना जा रहा है, सबसे पहले चाइना यहाँ आ रहा है चेक होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, चाइना का सी कैपिटल है, चाइना का सी कैपिटल है, ठीक है, चाइना आया। अब उन्होंने चेक करा क्या चाइना मेरी डिक्शनरी में है, अभी तो मेरी डिक्शनरी एम्प्टी है, राइट, डिक्शनरी में कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि डिक्शनरी में कुछ नहीं है तो चाइना को मैंने ऐड कर दिया, और क्योंकि चाइना को मैंने पहली बार ऐड करा है तो इसको वैल्यू मिल जाएगी 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आई जापान। अब उन्होंने चेक करा क्या जापान मेरी डिक्शनरी का हिस्सा है, यस और नो, नहीं वो मेरी डिक्शनरी का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ मैंने जापान को डाल दिया डिक्शनरी में, और क्योंकि वो पहली बार आ रहा है तो उसको मैंने वैल्यू दे दी 1। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे फिर से चाइना आया, बट इस बार सी छोटा है, इस बार चाइना का सी छोटा है, ये दोनों सेम नहीं हुए। मेरे को पता है कि चाइना एक ही चीज है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये कैपिटल सी और ये स्मॉल सी सेम हो जाएगा, केस सेंसिटिविटी आ गई, दोनों का मतलब अलग माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी छोटा है और यहाँ पे सी बड़ा है, तो यहाँ पे केस सेंसिटिविटी हो गई। और क्योंकि यहाँ पे केस सेंसिटिविटी हो गई, उसकी वजह से यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं माने जाएंगे, ये दोनों अलग माने जाएंगे। क्योंकि ये दोनों अलग माने जाएंगे तो यहाँ पे वो इसकी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, वो एक नया एलिमेंट छोटे सी के साथ डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसको क्योंकि ये भी पहली बार आ रहा है, इसको वैल्यू मिल जाएगी 1, ठीक है। अब यहाँ तक तो मैंने कॉल कर लिया। क्वेश्चन का अगला हिस्सा क्या है, क्वेश्चन का अगला हिस्सा है कि प्रिंट कीजिए लेंथ ऑफ काउंटर, मतलब मेरा काउंटर मतलब इस डिक्शनरी की लेंथ प्रिंट कीजिए। लेंथ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स है, नंबर 1 एलिमेंट, ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड एलिमेंट, तो हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2, ये रहा तीसरा एलिमेंट, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो मेरा आउटपुट कितना होगा, वो होगा 3। अगर आप सबको कोई भी डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं, बट आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, बट इन केस कोई डाउट रह जाए तो आप चैट में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम प्रिंट आउट, डेफ ऐड टू लिस्ट लिस्ट कंटेनर। देखिए मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि इस लिस्ट में कुछ ऐड करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, ये यहाँ का पैरामीटर है, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि जो लिस्ट आएगी ना उसमें एक नया एलिमेंट ऐड कर दीजिएगा, एक नया एलिमेंट ऐड कर दीजिएगा, और वो एलिमेंट है 10, ये एक एलिमेंट है जिसको लिस्ट में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने करा लिस्ट को डिक्लेयर, यहाँ पे मैंने लिस्ट को करा है डिक्लेयर, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है ना, देखो 4 एलिमेंट्स के साथ एक लिस्ट बनाई। अब उसकी नेक्स्ट लाइन में मैंने उसको कॉल कर दिया है, मैंने इसको कॉल कर दिया है, तो जब मैंने फंक्शन को कॉल करा तो फंक्शन को कॉल करने पे मेरे क्या होगा, मेरी लिस्ट में एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा, राइट। जो मेरी लिस्ट है जिसमें अभी तक 4 एलिमेंट थे उसमें अब +10 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि यही तो मेरा फंक्शन था। तो अब कॉल के बाद यहाँ पे 5 एलिमेंट हो गए हैं, और नेक्स्ट लाइन में मुझसे पूछा गया है कि लेंथ बता दो कि भाई आपकी लिस्ट की लेंथ कितनी है। तो लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई 5, तो आउटपुट हो गया 5। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप सब चैट में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, Which of the following would not work as a variable name? अगर आपको एक वेरिएबल का नेम देना है तो इनमें से कौन सा वर्क नहीं करेगा। देखिए वेरिएबल का नेम क्या नहीं हो सकता, अगर कोई स्पेशल सिंबल से स्टार्ट हो रहा हो या कोई नंबर से स्टार्ट हो रहा हो तो वो एक वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। चारों लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो चारों अभी तक तो कंसिडर हो सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि वो कोई बिल्ट इन फंक्शन का नाम नहीं हो सकते, वो लाइब्रेरी का कोई रिजर्व्ड
वर्ड नहीं हो सकते, राइट, वो रिजर्व्ड वर्ड नहीं हो सकते, राइट, दे कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड वर्ड। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ए कोई रिजर्व्ड वर्ड नहीं है तो ये एक वेरिएबल का नाम हो सकता है, लेंथ कोई रिजर्व्ड वर्ड नहीं है तो ये एक वेरिएबल का नाम हो सकता है, एक्स कोई रिजर्व्ड वर्ड नहीं है, ये भी एक वेरिएबल का नाम हो सकता है, बट एलियन यहाँ पे एक रिजर्व्ड वर्ड है। रिजर्व्ड वर्ड क्यों है? क्योंकि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, क्योंकि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। अगर आप सबको कोई भी डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं, बट आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर्स इज करेक्ट। ठीक है, मुझे ये बताना है, मेरे पास 4 तरीके हेडर्स मतलब फंक्शन की फर्स्ट लाइन दे रखी है, मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट तरीके से है। हेडर का ना एक रूल होता है, हेडर का एक रूल होता है कि पहले तो आप नॉर्मल पैरामीटर्स डिक्लेयर कर दीजिएगा, उसके बाद अगर आपको किसी पैरामीटर को वैल्यू देनी है ना तो वो एंड में डिक्लेयर होना चाहिए। पहले नॉर्मल पैरामीटर्स आएंगे, वैल्यू असाइनिंग वाले एंड में आएंगे, ठीक है, वैल्यू असाइनिंग वाले पैरामीटर्स एंड में आने चाहिए, ये एंड में होना चाहिए, ये चीज एंड में होनी चाहिए, ये ना स्टार्टिंग में होनी चाहिए ना मिडिल में होनी चाहिए, ये एंड में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं पहले वाले फंक्शन को देखना है, डेफ 1 बिल्कुल सही है, जैसे ही मैं यहाँ पे आई इन्होंने यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 2 कर रखा है स्टार्टिंग में, ये इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट में कर रखा है, इसलिए ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अब मैं गई सेकंड वाले फंक्शन में, अगेन उन्होंने a इक्वल टू 2 स्टार्ट में कर रखा है, फिर से गड़बड़ हो गई। अब देखो मैं गई d में a सही है, बिल्कुल सही है, b सही है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, c देखो मैंने कहा था मिडिल में भी नहीं हो सकता, मिडिल में क्यों है, मैंने तो कहा है ना सिर्फ एंड में हो सकता है, मिडिल में क्यों है, मिडिल में है इसलिए ये गलत हो गया। अब देखो c में क्या है, c में पहले a आया, फिर b में एक वैल्यू है तो c में भी वैल्यू, मतलब ये दोनों एंड में है, ये दोनों एंड में है, ना स्टार्टिंग में ना मिडिल में, ये दोनों एंड में मैंने वैल्यू असाइनिंग करी है, इसलिए ये बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक बार इसे पढ़ते हैं, ऑल रिक्वायर्ड पैरामीटर्स मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर एनी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, सारे पैरामीटर्स पहले आने चाहिए बिफोर एनी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मतलब असाइन वैल्यू से पहले, ठीक है, असाइन वैल्यू वाले से पहले हमारे नॉर्मल पैरामीटर्स आने चाहिए, ठीक है, सिंपली बिकॉज दे आर मैंडेटरी, ठीक है, सिंपली क्योंकि वो मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि पैरामीटर्स मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि पैरामीटर्स मैंडेटरी होते हैं, वेयरएज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट, जबकि ये नहीं होते, जबकि ये जो असाइनमेंट वैल्यूज वाले होते हैं ये ज़रूरी नहीं होते, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इसलिए ज़रूरी इसलिए उनको पहले आने की ज़रूरत नहीं होती। सिंटैटिकली इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर द इंटरप्रेटर, जब हम लोग सिंटेक्स की बात कर रहे हैं तो इंटरप्रेटर के लिए इम्पॉसिबल होगा डिसाइड करना कि विच वैल्यू मैचेस विच आर्ग्यूमेंट, वो कंफ्यूज कर देगा ना। देखो अब मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया a इक्वल टू 5 और b, अब जब यहाँ पे कॉल हुई ना तो जब कॉल के ड्यूरिंग मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 दिया है तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, मैं अब सॉरी 5 नहीं यहाँ 6 कर देते हैं, यहाँ मैंने 6 दे दिया है। अब जब इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाएगा वैल्यू फर्स्ट वाले को दूं या लास्ट वाले को दूं, वो कंफ्यूज हो गया, जाना तो फर्स्ट में चाहिए था बट फर्स्ट के पास तो पहले से 5 वैल्यू है तो मैं कहाँ जाऊँ। तो अगर इसकी जगह ये यहाँ पे ऐसे होता b इक्वल टू 5 तो इंटरप्रेटर को पता है मेरे को पीछे तो जाना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ आगे जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली 6 को वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो वो इंटरप्रेटर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी वैल्यू किसको हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए सिंटेक्स एरर रेज्ड हो जाता है क्योंकि इंटरप्रेटर को फिर समझ नहीं आता कि आर्ग्यूमेंट जब कॉल के ड्यूरिंग में कोई वैल्यू दे रही हूँ तो वो किसको दूँ, इसलिए हमेशा नॉर्मल पहले आएंगे उसके बाद असाइंड वैल्यूज वाले आएंगे ताकि इंटरप्रेटर कंफ्यूज ना हो। अगर आप सबको कोई भी डाउट है आप चैट में लिख सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। डेफ प्रिंट मैक्स, मेरे को यहाँ पे प्रिंट मैक्स नाम का एक फंक्शन दे रखा है, वहां मैं चेक कर रही हूँ क्या इफ ए बी से बड़ा है तो बोल दो कि ए मैक्स है, इफ ए इक्वल टू बी है तो बोल दो कि वो दोनों इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी तो बोल दो ए इज इक्वल टू बी। एल्स अगर वो इक्वल भी नहीं है ए बड़ा भी नहीं है तो एल्स बी ही मैक्स होगा, राइट, फिर तो बी ही मैक्स होगा। अब मेरे पास यहाँ पे कॉल के ड्यूरिंग 2 वैल्यूज आई हैं जो है 3 और 4, मेरे पास कॉल के ड्यूरिंग 2 वैल्यूज आई हैं 3 और 4, यहाँ पे जो 3 है वो
ए का काम कर रहा है और जो बी है वो 4 का काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आया 3 ग्रेटर देन 4। क्या ये सच्ची बात है? क्या 3 4 से बड़ा होता है? नहीं, ये गलत बात है, तो ये वाला रूल आउट हो गया। नेक्स्ट कंडीशन पे गए, क्या 3 इक्वल टू 4 है? नहीं, ये भी गलत हो गया, तो ये वाली स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी, ठीक है। फिर हम लास्ट स्टेटमेंट में आए जो बाय डिफॉल्ट रन ही हो जाएगी क्योंकि वो एल्स है। एल्स ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट फिर बी ही बड़ा हुआ, राइट। तो प्रिंट क्या होगा? ये गलत है, ये बड़ा ही नहीं था। 4 अकेला प्रिंट नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी, उसके बाद लिखा है मैक्सिमम भी लिखना पड़ेगा, तो प्रिंट होगा 4 इज मैक्सिमम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी तो गलत ही है, राइट। तो वो है ही नहीं। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको प्रॉब्लम्स अच्छी लगी होंगी। एक बार स्टार्टिंग से आपको सारी प्रॉब्लम्स में गो थ्रू करवा देती हूँ। पहले हमने ये स्क्वायर वाला करा जिसमें हम लोग कॉल कर रहे थे एक फंक्शन को, फिर हमने उसका वैल्यूज़ को ऐड कर दी जो 2 कॉलिंग के बाद आई, और उनसे फिर एक और फंक्शन को कॉल करा। ये तो नॉर्मल फंक्शन था जिसमें हमने वैल्यू असाइन करके प्रिंट करा। फिर यहाँ पे हमने लूप वाला मतलब नेस्टेड फंक्शंस पे वर्क करा। फिर हमने ऑड इवन वाला कोड करा, ये तो बहुत बेसिक था। फिर हमने एक डेफिनेशन करी, अगेन डेफिनेशन क्वेश्चन। फिर हमने देखा कौन सिंपल है और कौन कॉम्प्लेक्स है 4 चीज़ों में से, राइट। फिर हमने ये देखा कि फंक्शन को कितनी बार कॉल कर सकते हैं। फिर हमने एक अच्छा क्वेश्चन करा जिसमें हमने डिक्शनरी में कीज़ ऐड करी और हमने ये फंक्शन को यूज़ करके करा, और एंड में हमें लेंथ बतानी थी हमारे फंक्शन की। नेक्स्ट हमने क्या करा, नेक्स्ट हमारे पास एक लिस्ट थी। लिस्ट में फंक्शन की मदद से हमने एक वैल्यू ऐड करी, उस वैल्यू को ऐड करने के बाद हमने लेंथ निकाली हमारे फंक्शन की, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या था? 9th क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक हाँ ये हो गया ना, एक मिनट, क्या मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया है? नहीं, आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन 2 बार लिखा है, सो सॉरी, आई थिंक दैट वाज माय मिस्टेक। अच्छा हाँ, अब देखो यहाँ पे एक है कि वेरिएबल का नाम कौन सा नहीं हो सकता, तो हमें पता है कि len एक बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, तो वो वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। फिर हमने ये देखा करेक्ट सिंटेक्स क्या होता है हेडर के लिए, राइट। हेडर में हमेशा नॉर्मल पैरामीटर्स पहले आने चाहिए और जिनको वैल्यूज असाइन करी जा रही है वो हमेशा एंड में आना चाहिए, राइट। और फाइनली हमने फिर मैक्सिमम वाला एक सिंपल इफ एल्स कोड देखा फंक्शन में, जिससे हमें ये पता चल रहा है कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। आई होप आप सबको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इन केस कोई डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। मंडे को हमारा होगा टॉपिक रिकर्जन, ठीक है। इसमें हम कोड लिखेंगे, हम लोग MCQ नहीं करेंगे, हम प्रॉपर कोडिंग करेंगे, ठीक है। फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे प्रोजेक्ट होंगे। ट्यूसडे और वेडनेसडे प्रोजेक्ट होंगे। थर्ड हमारा नेक्स्ट होगा थर्सडे एंड फ्राइडे हम लोग स्टैक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम स्टैक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू है कि हम लोग नेक्स्ट वीक क्या करने वाले हैं। अगर आप सबको कोई भी डाउट हो तो आप चैट में पूछ सकते हैं। एक क्विक रिमाइंडर, कल 26 फेब है, राइट गाइस, कल 26 फेब है। 6 PM to 7:30 PM क्या होने वाला है? बायोविजर टूर्नामेंट, राइट। बायोविजर टूर्नामेंट 2.0 होने वाला है। ये सारे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, राइट। आप अप टू 5 लाख के प्राइजेस जीत सकते हैं, साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा है, राइट। मेक श्योर आप रजिस्टर कीजिए, ऑलमोस्ट 1 डे का टाइम रह गया है। एंड आई होप हम लोग अभी नहीं मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। आप सब बहुत अच्छा करना और बहुत सारे प्राइजेस जीतना। इसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन होंगे जो 100 मार्क्स ईच होंगे, और एक 100 मार्क्स का टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे MCQ के, राइट। मतलब बेसिकली 2 कोडिंग क्वेश्चन और 20 MCQ क्वेश्चंस। 2 कोडिंग क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं और MCQ क्वेश्चंस जो 20 हैं वो मिलाकर 100 मार्क्स के हैं। मेक श्योर आप इसके लिए रजिस्टर कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। बहुत अच्छा करना और बहुत सारे प्राइजेस जीतना कल, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। और फिर जब हम मंडे को मिलेंगे तब हम रिकर्जन पढ़ेंगे पाइथन में, राइट।
सो आई होप आप सबको आज का सेशन पसंद आया। अगर आप सबको आज का सेशन पसंद आया हो तो मेक श्योर आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, राइट।